चलिए बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम जब कुंडली में देखते हैं तो शुक्र को क्या देखते हैं? शुक्र जो है वो सूर्य के पास का दूसरे नंबर का तारा है। जैसे शुक्र सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। उसके बाद सेकंड नंबर पर शुक्र आता है। ठीक है, कैसे? बुध से आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि ग्रह जो है वो बुध सबसे छोटा होता है। उसके बाद शुक्र थोड़ा सा बड़ा होता है। सूर्य कुंडली में जिस भाव में स्थित होंगे उससे लगभग एक भाव आगे या एक भाव पीछे शुक्र रहते हैं। लगभग साथ में बुध रहते हैं और शुक्र भी लगभग आगे पीछे या साथ में ही पाए जाते हैं, बहुत दूर शुक्र नहीं रहते हैं, जैसे मैंने बताया नजदीक के ग्रह। ठीक है ना? शुक्र का अस्त होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय मतलब तारा डूब गया, ऐसे बोलते हैं तारा डूब गया। जब नई लड़कियों की शादी हो जाती है उनकी विदाई भी उस समय नहीं की जाती जिस समय तारा डूबते हैं। डूबा जाता है। अगर वो पहली या दूसरी बार अपने मायके से ससुराल जा रही है या ससुराल से मायके जा रही है उस समय भी ये देखा जाता है कि तारा तो नहीं डूबा है, तभी लड़कियों की विदाई की जाए। उसके अलावा कोई भी उपनयन संस्कार आदि जो 16 संस्कार होते हैं जो बहुत आवश्यक हो, जैसे कि बीबी हुआ है और उसकी छठी करनी है, दैट इज अनदर थिंग कि वो आपको करना ही है ना। बट उसके अलावा जो 16 संस्कार होते हैं जैसे उपनयन हो गया, जनेऊ जिसको बोलते हैं, है ना, इस तरीके के बाल उतरवाना, इस तरीके के जो बड़े संस्कार होते हैं वो इस समय पर नहीं किए जाते जब तारा डूबा होता है, शुक्र ग्रह डूबा होता है। शुक्र ग्रह जो है बहुत चमकीला होता है। अक्सर जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है वहां पर यानी पश्चिम दिशा में आप शाम के समय इसको देख भी सकते हैं। बहुत चमकीला, सबसे अलग दिखने वाला ग्रह होता है। इस चमकीला है, चमक धमक है, इसी कारण इसको चमक धमक से भी असल जीवन में जोड़ करके देखा जा सकता है। जैसे बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड बहुत चमकीला, बहुत चमक धमक है वहां पर, है ना। बहुत ज्यादा जो है शो ऑफ है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या नाम है, बेसिकली लग्जूरियस है। तो ये सब क्या है? ये सब शुक्र के कारकत्व ही होते हैं। और शुक्र जो होता है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट भी करता है। ठीक है ना? किस चीज को? कि शुक्र जो है हमारी कुंडली में क्या दिखाता है कि हमारे पास कितना कितनी लग्जरी होगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, गाड़ी कौन सी होगी, घर कितना बड़ा होगा। ठीक है, घर होगा नहीं होगा, ये चीजें हम देखते हैं किसे? गुरु ग्रह से, क्योंकि स्थायित्व संपत्ति का जो कारक है वो गुरु और मंगल होते हैं। ठीक है, लेकिन कितना बड़ा घर होगा, ये इच्छा आना मन में कि मुझे ये 2 कमरों का घर नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 10 कमरों का घर चाहिए, ये इच्छा होना और इस इच्छा को पाने की कोशिश करना, ये शुक्र से आता है। ठीक है, मुझे छोटी गाड़ी में नहीं बैठना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, है ना, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे BMW चाहिए। इस तरीके की जो चाहत होती है वो सब कहाँ से आती है? वो शुक्र ग्रह से आती है। ठीक है, लग्जरी लग्जरी लाइफ चाहने वाला होता है ऐसा जातक जिसका शुक्र कुंडली में बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक मिनट हाँ में, जी मैम। ओके, मुझे बताते रहना। ठीक है। शुक्र जो होता है मैंने बताया कि ग्रहों में सूर्य के नजदीक का है, और जब अस्त होता है कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, विवाह भी नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का कोई सब शुभ कार्य पर रोक लगा दी जाती है। जब शुक्र उदय हो जाते हैं उसके बाद ही कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। और इसीलिए पंचांग में भी शुक्र को देखा जाता है, उसकी स्थिति देखी जाती है अक्सर कि शुक्र अब तारा भी डूबा है या तारा निकला हुआ है। ऋषि भृगु के ये पुत्र माने गए हैं। ठीक है, ऋषि भृगु के पुत्र हैं और बेसिकली दैत्यों के गुरु माने गए हैं। गुरु दो हैं। ठीक है, एक बृहस्पति है और एक शुक्र है। मैंने आप लोगों को बताया ग्रहों में बृहस्पति जो है वो सात्विक है, और बृहस्पति जो है वो स्थायित्व को देते हैं, है ना। वो गुरु की पदवी है, उनके देवताओं के वो गुरु हैं और हमेशा सद्बुद्धि देते हैं। शुक्र क्या करता है? शुक्र जो है वो दैत्यों का गुरु है, क्योंकि इन्होंने इनको शुरू से ही मतलब ऋषि भृगु के ये पुत्र माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो प्रवृत्ति थी, जो माता थी वो राक्षसी थी, और कहीं ना कहीं वो राक्षसी गुण इनके अंदर थे, जिस कारण से जो है इनको कहीं ना कहीं दैत्यों ने अपना गुरु माना, क्योंकि देवताओं ने इन्हें इतना सम्मान नहीं दिया। इनके जो लॉर्ड है जिनकी पूजा करते हैं, भगवान शिव इनके लॉर्ड है। एक बार कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो है देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ। उस समय पर क्या हुआ कि शुक्र के पास, चूंकि शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या पाई जाती है,
मृत संजीवनी विद्या अकेले शुक्र के पास पाई जाती है। इसीलिए कहते हैं कि शुक्र जिसको ज्योतिष सिखाता है वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है कि यह शुक्र जिसकी कुंडली में बहुत शुभ स्थिति में होता है या बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छी पोजीशन में होता है, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि मरते को भी पानी पिला दे तो वो उसको जीवन प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी सेवा करते हैं उन्हें दोबारा जिंदा कर देते हैं। ठीक है, शुक्र की बात मैं कर रही हूँ। और शुक्र ये कहा जाता है दैत्यों और दानवों का एक बार युद्ध चल रहा था, बहुत लंबे समय तक चल रहा था। देवता जितने भी दैत्यों को मारते थे, शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें वापस से जिंदा कर देते थे, वापस जीवित कर देते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो देवता थे वो भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा महादेव, इस तरीके से तो हम दैत्यों का नाश कभी कर ही नहीं पाएंगे और ये युद्ध हमेशा ही चलता रहेगा। तो भगवान शंकर ने इस बात से खिन्न होकर के, दुखी होकर के क्या किया कि शुक्राचार्य को निगल लिया। ठीक है, जब शुक्राचार्य को निगल लिया तो शुक्राचार्य ने क्या किया कि अंदर बैठ करके अपना उनके पेट में जाकर के, उनके उदर में जाकर के और उनकी तपस्या शुरू की भगवान महादेव की। जो तपस्या शुरू करने के बाद में क्या हुआ कि भगवान शिव जो है वो उनसे नहीं बात की, उन्होंने प्रसन्न नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक आंख जो है निकाल करके भगवान महादेव को चढ़ा दी। तब महादेव जो उनसे प्रसन्न हुए और उनसे बोला कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महादेव मुझे बाहर निकाल दीजिए और मैं जो हूँ इसका गलत प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो वो बाहर निकल के आए और उनको ये कहा गया कि अब जो है आप मेरे उष्ण से बाहर निकलिए, मेरे स्पर्म के थ्रू मेरे बाहर निकलिए। तभी उनको जो स्थान दिया गया शुक्र को, वो वीर्य का स्थान दिया गया, उष्णा भी इनको कहा गया है। ठीक है, और ये जो है वीर्य के कारक माने जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि और महादेव ने इनको अपना पुत्र भी माना था। उसके बाद से कहते हैं कि आप मेरे स्पर्म से जन्मे हैं, मेरे वीर्य से जन्मे, इसलिए अब से आप मेरे पुत्र हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो गुरु बृहस्पति के जो पुत्र थे वो इनके पास गए और उन्होंने इनसे विद्या सीखी, मृत संजीवनी विद्या। तो उनके पुत्र को इन्होंने मृत संजीवनी विद्या सिखाई। ठीक है, इसलिए ये बहुत बड़े, शुक्र जो है बहुत सारे प्रोफेशन में लेकर के जाता है। शुक्र लग्जरी लाइफ की तरफ लेकर के जाता है, मॉडलिंग में लेकर के जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कला प्रेमी होते हैं, बहुत डांस में, जो है आर्ट में, पेंटिंग बनाने में, गीत संगीत में, बजाने में, वाद्य यंत्र बजाने में, संगीत म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ में शुक्र बहुत अच्छा डॉक्टर भी बनाता है। अब शुक्र डिपेंड करता है कि किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। शुक्र जो है बहुत अच्छा ज्योतिषी भी बनाता है। ठीक है, तो शुक्र अगर आपका अच्छा है तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में लेकर के जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुक्र के कारकत्व क्या है। शुक्र भौतिक सुख प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। कला इससे देखी जाती है, प्रेम और सौंदर्य का कारक माना जाता है। जो भी सुंदर चीजें आपको अपने आसपास दिखाई देती हैं, चाहे वो प्रकृति में हो चाहे वो इंसानों में हो, वो सब शुक्र से प्रभावित है। उन सब का कारक शुक्र है। ऐश्वर्य देता है, लोगों को आनंद देता है ना, प्लेजर देता है। विवाह और पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक जो है, स्त्री सुख का जो कारक है वो कौन माना गया है, शुक्र माना गया है। ठीक है, विवाह, प्रेम, सौंदर्य, रोमांस, आपका शैया सुख, आपके पति के साथ आपकी कैसे संबंध रहेंगे, पत्नी के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, ये भी चीजें शुक्र ही दिखाता है। वाहन, कौन सा अच्छा वाहन आप खरीद सकते हैं, आपकी लाइफ कितनी विलासिता पूर्ण होगी, कितनी अच्छी रहेगी, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये चीजें भी शुक्र ही देता है। वस्त्र, ठीक है, आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितने अच्छे ज्वेलरी का कलेक्शन है आपके पास में, कितना बन ठन के रहते हैं, खुशबू, इत्र, परफ्यूम, एक से एक कलेक्शन होता है लोगों के पास, लग्जूरियस वॉच का कलेक्शन होता है, पर्सेस का कलेक्शन होता है, ये सब शुक्र देता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी लेकर के जाता है, मॉडलिंग भी कराता है, और संगीत, कला और नृत्य का मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। ठीक है, स्पर्म्स का कारक होता है। जो फीमेल होती है उसका जो नाभि से नीचे का पार्ट होता है, जिसमें उसकी कोख आती है, बॉम्ब जिसको बोलते हैं, एंड जो उसके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं,
जांग तक का जो हिस्सा होता है वो सब शुक्र के अंडर में आता है। इसीलिए जो भी उसका प्रजनन तंत्र होता है, यानी कि जिससे वो जो उसका वेजाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं जिनसे बेबी आता है, वो सब चीजें जो है वो शुक्र के अंडर में आती है, फीमेल की। एंड मेल का भी प्राइवेट पार्ट जो है वो शुक्र के अंडर में आता है। काम शक्ति कैसी रहेगी आपकी? सफेद वस्त्र, है ना, जो भी लोग सफेद बहुत ज्यादा पहनते हैं उनका शुक्र एंड चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। चांदी, हीरा, रत्न जो होता है, हीरा डायमंड बेसिकली, या ओपल इसका सब्स्टिट्यूट भी होता है, वो हम देखते हैं शुक्र से। अच्छा, कच्चा दूध या दूध जो देखा जाता है वो चंद्रमा से देखा जाता है, लेकिन जो दही होती है वो शुक्र का कारक होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कुछ और कारक जो बता देती हूँ। बोलो। यस मैम। ओके, देखिए, आपकी इनकम, ठीक है, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष, ब्राह्मण वर्ण में ब्राह्मण, किसी की सुंदर स्त्री, छोटा हाइट अगर किसी व्यक्ति की है तो वो भी शुक्र से देखते हैं। फूल, जिसे देख करके प्रकृति बहुत खिलखिलाती है, बहुत सुंदर लगता है प्रकृति को, फूल। आपका यौवन, कहते हैं कि शुक्र जिसका लग्न में बैठा होता है या अच्छी पोजीशन में होता है, ऐसे लोग अपनी एज से बहुत कम दिखाई देते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा का भी ये स्वामी होता है। राजसी वृत्ति, ऐसे लोगों में राजसी वृत्ति भी होती है, मतलब नीचे नहीं बैठेंगे, ऐसे वैसे काम नहीं करेंगे, तान के चलेंगे, मतलब राजा टाइप क्वालिटीज होती हैं कि छोटी मोटी चीजों से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। व्यापारी, व्यापार भी कराता है शुक्र कई बार। ये डिपेंड करता है किस हाउस में बैठा हुआ है और किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। सुंदरता संबंधी वस्तुओं का खरीदना और बेचना, जैसे पार्लर रिलेटेड काम भी कराता है। पार्लर ज्यादातर होता है ऐसी महिलाओं का या पुरुष का जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे पाउडर, क्रीम, जिनसे आप सुंदर दिखते हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स अच्छे से अच्छे, सब वीनस के कारक होते हैं। ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे कवि भी होते हैं, मतलब काव्य लिखना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। दे आर वेरी गुड राइटर्स। बहुत अच्छे एक्टर्स या एक्ट्रेस हो सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है। चित्रकला, बहुत अच्छे पेंटर्स हो सकते हैं, गाना बजाना, नाचना, सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम्स जो लोग बहुत ऑर्गेनाइज कराते हैं या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट जो करते हैं। सुंदरता, कहा जाता है कि सुंदरता जो है वो पुरुष की अपेक्षा स्त्री में अधिक है, इसीलिए शुक्र को आचार्यों ने एक स्त्री ग्रह माना है। और सुंदरता हमेशा सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए जिन लोगों का शुक्र बलवान होता है वो दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, या ऐसे लोगों की तरफ जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया यहाँ तक हमारा शुक्र ग्रह। क्लियर है सबको? हाँ जी मैम। यस मैम। लेकिन एक चीज, कुछ चीजें शुक्र के साथ थोड़ा सा नेगेटिव भी होती है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। वैसे वो एडवांस का पार्ट है, बट थोड़ा सा कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे शुक्र अगर अष्टम 8th हाउस में बैठा हुआ है और उस पर शनि की दृष्टि है, शनि उसको कहीं से भी बैठ करके देख रहा है अपनी तीनों दृष्टि में से, या मंगल की दृष्टि है, या राहु की दृष्टि है, तो कहते हैं, और शुक्र की दशा जो है छोटे बच्चे की कुंडली में या लड़की की कुंडली में जब भी आएगी,
तो या तो उसके साथ अगर बचपन में शुक्र की दशा आई है तो उसके साथ बचपन में एक्सप्लॉयटेशन होता है शारीरिक रूप से, या फिर जिस समय भी उसके जीवन में शुक्र की दशा आती है, अगर उसके जीते जी आई तो उस समय उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन जरूर होता है। कई बार बुरी तरीके से रेप की घटनाएं भी होती है, ये भी बात सही है। आप लोग जो ये सुनते हैं ना जगह जगह कि ये इस तरीके से हो गया, है ना, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो बेसिकली जब गोचर में आकाशिक प्लैनेट्स में जब शुक्र का गोचर किसी इस तरीके के भाव में होता है या किसी पाप ग्रह के साथ में होता है और ऑलरेडी शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं बैठा है, तब इस तरीके की चीजें देखने में या सुनने में आती हैं। ठीक है। अगर किसी बच्ची के साथ में छोटे में बचपन में इस तरीके की कोई फिजिकल अब्यूज या फिजिकल जो है मतलब छेड़छाड़ या बैड टच कुछ इस तरीके की चीजें हुई हैं तो डेफिनेटली उसका शुक्र 8th या 6th हाउस का होगा। ठीक है। और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, ऐसा देखने में आया है, देखने में भी आया है और ऐसा होता है, ये सूत्र एप्लीकेबल है। ठीक है। तो कहते हैं कि शुक्र अगर बहुत अच्छी चीज आपको देता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब डाउन भी करता है, सबके साथ नहीं, लेकिन जिनकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं बैठा होता, डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ जी मैम। ओके, चलिए अब आप लोग अपने निकालिए कॉपी और पेन। आज मैं कराऊंगी आप लोगों को नक्षत्र। कॉपी पेन निकालिए फटाफट सारे के सारे। हाँ बेटा बोलो। शान, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। ओके, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नक्षत्र कितने होते हैं। नक्षत्र होते हैं 27। ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं। बेसिकली नक्षत्र 28 होते हैं, लेकिन एक नक्षत्र जो होता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए आता है, कम टाइम के लिए आता है, तो उसको बहुत ज्यादा काउंट नहीं किया जाता। 28वां नक्षत्र होता है वो, उसको हर जगह नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हम जो मेन नक्षत्र है 27 उनको लेकर के चलते हैं। ठीक है। नक्षत्र 27 कौन कौन से हैं, सबसे पहले उनके नाम मैं बता देती हूँ आपको। चलिए हम बात करते हैं नक्षत्र और उनके स्वामी देवताओं की। ठीक है, उनके देवता। ये दिख रहा है क्या? ये स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी मैम, पर थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। जूम करना पड़ेगा, एक मिनट मैं करती हूँ। अभी देखिए क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है सबको? देखिए स्क्रीन क्लियर है क्या, विजिबल है? नहीं मैम, इतना नहीं है क्या? एक सेकंड रुकिए, मैं वापस करती हूँ।
अभी दिख रहा है? हाँ मैम, अब परफेक्ट। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, फिर आपके ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहले जो नक्षत्र है, दो आप एक काम करिए, कुछ लाइंस बना लीजिए। सब एक तरफ लिखिए नक्षत्र, पहले सीरियल नंबर डाल करके पहले सीरियल नंबर डालेंगे, फिर नक्षत्र, फिर उनके देवता, और फिर उनके स्वामी, स्वामी ग्रह। हो गया? लिख लिया? लिख लिया सभी ने? बोलो, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी यस मैम। मैम। ओके। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार माने जाते हैं। लिखिए फटाफट, फास्ट फास्ट करते चलिए, इसको कंप्लीट करना है आज। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार है। इसके जो स्वामी है, जो ग्रह है, वो है केतु। हो गया? हाँ जी मैम। ठीक है, दूसरा नक्षत्र आता है भरणी नक्षत्र। ये भरणी नक्षत्र जो है, इसके देवता हो गए यमराज। ठीक है, और इसके जो लॉर्ड हो गए वो हो गए शुक्र। सभी 9 ग्रहों को तीन तीन जो है नक्षत्र दिए गए हैं। उसको मैं आपको दिखाऊंगी अभी बाद में, पहले आप नक्षत्र और उनके देवता कर लीजिए। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार, भरणी नक्षत्र के देवता यमराज है, कृतिका नक्षत्र के देवता है अग्नि, रोहिणी नक्षत्र के देवता है ब्रह्मा, मृगशीर्ष या मृगशिरा भी इसको बोलते हैं, इस नक्षत्र के देवता है चंद्रमा। मैम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। मैम थोड़ा कुछ काम आ गया, हम जा सकते हैं? ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आद्रा नक्षत्र है नेक्स्ट। आद्रा नक्षत्र के देवता है शिव, पुनर्वसु नक्षत्र के देवता है अदिति, पुष्य नक्षत्र के देवता है बृहस्पति। एक बार आप लोग सुन लीजिए ना, लिख लेना, बाद में रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना। अश्लेषा नक्षत्र के देवता है सर्प, ये आपको सब याद करने पड़ेंगे। मघा नक्षत्र के देवता है पितर, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के देवता है भग, उत्तरा फाल्गुनी के हैं आर्यमा, हस्त नक्षत्र के देवता है सूर्य, चित्रा के देवता है त्वष्टा, स्वाति नक्षत्र के देवता है वायु, विशाखा के देवता है इंद्र और अग्नि, अनुराधा नक्षत्र के देवता है मित्र, ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता है इंद्र, मूल नक्षत्र के देवता है राक्षस, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता है जल, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता है विश्वदेव। इसके बाद आता है श्रवण नक्षत्र, इसके बाद बेसिकली आता है अभिजीत नक्षत्र, जो कि बहुत ही कम समय के लिए आता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको 28वां नक्षत्र काउंट करते हैं। अभिजीत के जो देवता है वो विधाता है। श्रवण नक्षत्र के देवता है विष्णु, धनिष्ठा नक्षत्र के देवता है वसु, शतभिषा नक्षत्र के देवता है वरुण, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के देवता है अजपाद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता है अहिर्बुधन्य,
रेवती नक्षत्र के देवता है पूषा। ये हो गया हमारे 28 नक्षत्र। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज समझाती हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? नक्षत्र और उनके देवता क्लियर है? हाँ जी हाँ मैम। जी हम मैम। नक्षत्र होते क्या है ये मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ, हम नक्षत्र क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रह राशि देखिए, जो बेसिकली हमारा जो चार्ट होता है, जो हमारा ज्योतिष होता है, वो 12 9 12 के कॉन्सेप्ट पर चलता है। 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियां। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है 27 नक्षत्र। ठीक है, ये होता है। अब क्या है, जैसे ये सबसे यहाँ पर बैठा है एकदम सेंटर में सूर्य, ये आ गया यहाँ पर बुध, ये आ गया यहाँ पर कौन सा, बुध के बाद कौन सा है? शुक्र मैम। शुक्र। शुक्र के बाद में पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में आएगा हमारा पृथ्वी का भाई। पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी के बाद आएगा पृथ्वी का पुत्र या पृथ्वी का भाई मंगल। उसके बाद आएगा गुरु। गुरु सबसे बड़ा है और सबसे अंत में आएगा सबसे लास्ट वाला शनि। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया हमारे ग्रह की पोजीशन आसमान में। अब यहाँ पर ये इनसे ऊपर ये है यहाँ पर राशियां, और ये सबसे लास्ट में है नक्षत्र, जिसको बोलते हैं भचक्र। यह भ कक्षा। ठीक है, भ भ का मतलब होता है नक्षत्र। ठीक है, भचक्र भी इसको बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये हो गए हमारे नक्षत्र। 27 नक्षत्र है, तो इस तरीके से ये बेसिकली ये ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4, ये 4 जब आएंगे तो ये एक नक्षत्र हुआ, फिर यहाँ एक नक्षत्र हुआ, फिर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये यहाँ तक क्लियर है? ये डायग्राम से आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे नीचे ग्रह है, ग्रहों के ऊपर राशियां स्थित है और सबसे ऊपर स्थित है नक्षत्र। ठीक है, सबसे ऊपर जो क्लास है, जो कक्षा है, वो नक्षत्रों की लगती है। अब कैसे होता है, एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। ठीक है, एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? बोलो भाई। 4। 4 चरण। ठीक है, अब एक नक्षत्र का जो मान होता है, एक नक्षत्र का मान, बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन ये बताना जरूरी है आप लोगों को। वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट्स। एक नक्षत्र का मान, जिस एक नक्षत्र यानी कि चारों चरण का मान हो गया 13 डिग्री 20 मिनट्स। अगर अब हम इसको 13 डिग्री 20 मिनट्स को हम इस 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चरणों से हम डिवाइड करते हैं, तो एक चरण का मान आ जाएगा 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। यानी कि ये जो मैंने 4 बनाया 1 2 3 4, इसमें से एक का मान है 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स।
और चारों को मिला करके हो गया 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। अब कैसे हुआ ये भी बता देती हूँ। 3 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र हो गया, 6 डिग्रीज एंड 40 मिनट्स का दूसरा नक्षत्र हो गया, 10 डिग्रीज का तीसरा नक्षत्र हो गया एंड 13 डिग्री 20 मिनट्स का चौथा नक्षत्र हो गया, चौथा चरण हो गया, सॉरी चरण। पहला चरण, फर्स्ट चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण एंड चौथा चरण। अब मैं आपको बताती हूँ, एक नक्षत्र जो होता है वो 24 घंटे के लिए आता है हमारे दिन भर में। कितनी देर के लिए आता है? 24 घंटे के लिए। अगर किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, फर्स्ट चरण में, 24 घंटे को हम कैसे बांटते हैं? 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा एंड 6 घंटा, ठीक है, चारों को 6-6 घंटे का आता है ये। अगर पहले चरण में हुआ है तो यानी कि उस दिन के पहले, जब ये अश्विनी नक्षत्र उस दिन शुरू हुआ होगा जिस भी दिन बच्चे का जन्म हुआ है, तो यानी कि उसका जो चरण है पहले 6 घंटे में उसका जन्म हुआ होगा। जैसे ही अश्विनी नक्षत्र लगा वहां से पहले 6 घंटे के अंदर उसका जन्म हुआ होगा। अगर वो ये आपसे आगे कहता है कि मेरा जन्म इस नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ। जी मैम। मैम एक बार रिपीट करेंगे? एक बार रिपीट कर दो। कविता जी आप बताइए। हाँ जी मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ जी, अब हाँ मैं जी। एक बार दीपिका जी को समझा देती हूँ। देखिए, इसको मैं पहले रब करती हूँ सारा का सारा। मैम ये पूरा टॉपिक आप स्टार्टिंग से रिपीट कर रहे हैं ना? हाँ जी, आप बोल ये रहे हैं? पूरा स्टार्टिंग से ही रिपीट कर रहे हैं ना? नहीं, मैं स्टार्टिंग से रिपीट नहीं कर रही हूँ। इनको मान नहीं समझ में आया, मैं मान इनको बता रही हूँ। आप लेट जुड़ी हैं, है ना? हाँ, थोड़ा सा लेट हो गई। हाँ, आप थोड़ा सा नहीं, आप हमेशा क्लास में लेट आती हैं। क्लास 9 बजे से लगती है, आप हमेशा 9:30 बजे आती है। हाँ, आज थोड़ा काम था ना इसलिए। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली थोड़ा सा लेट आने वाले ना ही जुड़े तो ज्यादा बेटर है, मुझे पसंद नहीं आते हैं। पिछली बार भी आप ऐसे ही जुड़ी थी, आप हमेशा 9:30 बजे ही आती हैं। आप बहुत कम होता है जब आप टाइम से जुड़ती हैं। प्रांशु जी, मैं बार बार कहती नहीं हूँ, मेरी हैबिट नहीं है, बट मुझे क्लास में अगर मैंने टाइम दिया और मैं प्रॉपर टाइम पे आई हूँ और बच्चे भी सब प्रॉपर टाइम पे आए हैं, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग टाइम पर आएंगे। इसीलिए ये लोग जितनी बार पूछते हैं मैं उतनी बार बताती भी हूँ फिर, क्योंकि मुझे पता है इनकी सिंसियरिटी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दीपिका जी, आपको डायग्राम क्लियर था ना, जो मैंने डायग्राम से समझाया? हाँ मैम, वो डायग्राम क्लियर था, बट वो जैसे कौन से चरण वो नहीं समझा। वो नहीं समझ में आया। प्राची जी आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? मैं समझाती हूँ वापस से, आप एक बार देखिएगा, ठीक है? जी। शुरू करते हैं। एक नक्षत्र जो होता है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ये क्लियर है? पहले ये बताइए। हाँ जी मैम। देखो, अब इसको ऐसे लो, ये 6 घंटे के लिए आया पहला चरण, फर्स्ट चरण। बाद के 6 घंटे के दोबारा 6 घंटे के लिए फिर आया इसका सेकंड चरण, क्योंकि एक नक्षत्र जो होता है वो 24 घंटे के लिए आता है, सेकंड चरण। फिर 12 यानी कि तीसरे 6 घंटे के लिए आया है हमारा तीसरा चरण, और बाद के 6 घंटे के लिए आया है हमारा चौथा चरण। इसके बाद यहाँ पर नक्षत्र चेंज हो जाएगा। मान लो हम अश्विनी की बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल जस्ट दे रही हूँ। अपना जन्म नक्षत्र देखना आप लोग अपनी कुंडली में कि कौन सा है, कौन से चरण में जन्म हुआ है, उससे पता चल जाएगा।
ठीक है, ये अश्विनी की बात करें तो जैसे ही यहाँ पर 6 दूनी 12 6 3 18 6 24, जैसे ही यहाँ पर 24 आवर्स खत्म हुए तुरंत से दूसरा नक्षत्र यहाँ पर भरणी आ जाएगा। फिर भरणी के 4 चरण शुरू होंगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? हाँ जी मैम। है ना, फिर यहाँ पर भरणी के 4 चरण शुरू हो जाएंगे। फिर इसके 4 चरण यानी कि ये 24 घंटे तक रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नक्षत्र आ जाएगा कृतिका। इस तरीके से हम नक्षत्रों को सबसे पहले तो देखते हैं। पंचांग में भी मैं बता दूंगी किस तरीके से नक्षत्र दिन भर में कब लगा, कब तक रहा, कितने बजे हटा, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिए एक बार। अब एक नक्षत्र के हो गए 4 चरण। अब 4 चरणों में से किसी एक ही चरण में बच्चे का जन्म हो सकता है। या तो पहले 6 घंटे में हुआ होगा, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का जो जन्म है, ये नक्षत्र शुरू हुआ मान लो सुबह 8 बजे से। कल का ही ले लेते हैं, मान लो कल का ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कल कौन सा नक्षत्र था, मैंने अभी उसको नहीं ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग को नक्षत्र के नाम याद भी नहीं है। कल सुबह मान लो 8 बजे से नक्षत्र शुरू हुआ, तो पहला चरण 8 बजे से जब शुरू हुआ तो 6 घंटे तक रहेगा। कितने बजे तक रहेगा बताइए, कैलकुलेट करिए फटाफट। कितने बजे से मैम? 8 बजे से। 2 मैम बजे तक नेक्स्ट, रहेगा मैम। हाँ जी, मैम क्या 2 बजे तक ना मैम? मेरे हिसाब से तो 1 तक आ रहा है। 1 तक रहेगा मैम। मैम 8 को भी कैलकुलेट किया जाएगा ना? हाँ, ठीक है। अब बच्चे का जन्म हुआ है सुबह 10:30 का, वो आपके पास आता है लेकर के, मैडम मेरे बच्चे का जन्म सुबह 10:30 बजे हुआ है। आप कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लगाएंगे भाई नक्षत्र शुरू कितने बजे से हुआ? अच्छा, नक्षत्र तो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। अब 8 बजे से शुरू हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है 10:30 बजे, यानी कि पहले 6 घंटे के अंदर ही बच्चे का जन्म हुआ है। तो बच्चे का जन्म सुबह अश्विनी नक्षत्र या जो भी नक्षत्र उस समय XYZ चल रहा होगा के फर्स्ट चरण में हुआ है। तो इस बच्चे की जो क्वालिटीज हैं वो अलग होंगी बाकी 3 चरणों से। सभी की क्वालिटीज वो 4 चरण में पैदा होने वाले सारे बच्चों की जो क्वालिटीज हैं वो अलग होंगी। भले ही नक्षत्र अश्विनी था, लेकिन उस 24 घंटे के अंदर जो पहले 6 घंटे में बच्चे हुए हैं, दे कैन बी सेम। कैन बी, आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली, क्योंकि हर की कुंडली में नक्षत्र के साथ साथ में ग्रहों की दशा भी देखी जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? हाँ जी मैम। लेकिन अगर जैसे ही 6 घंटे बीते और दूसरा चरण शुरू हुआ, तुरंत से उस बच्चे का नेचर भी चेंज हो गया जो अगले 6 घंटे में शुरू हुआ। फिर तीसरे चरण में जो बच्चा पैदा हुआ उसका नेचर चेंज होगा, और जो चौथे नक्षत्र में पैदा हुआ और जो चौथे चरण में पैदा हुआ उसका भी नेचर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ अब बहुत प्रैक्टिकल करके मैंने बहुत बिल्कुल लो पर ला करके बता दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आप लोग यस बता मैम। सकते हैं देख करके? हाँ हाँ जी मैम, मैम। आप समझ। ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक नक्षत्र में हो गए कितने चरण? 4 चरण। तो और एक नक्षत्र का मान कितना होता है, मान का भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ठीक है, अब हम जब ये एक नक्षत्र का पूरे के पूरे चारों चरण का मान इतना है, तो हमें एक चरण का मान निकालना है। तो एक चरण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू 13 डिग्री 20 मिनट्स अपॉन 4, तो 4 आ जाएगा 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स, एक चरण का मान। ये क्लियर है? हाँ जी मैम। है ना, यानी कि पहले इन 6 घंटे का मान जो है वो होगा 13 डिग्री, वो 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ठीक है,
क्लियर यस है? मैम। ओके। हाँ, अब देखो एक राशि में कितने नक्षत्र रहते हैं? एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र रहते हैं। अब इसको समझो कैसे। 2.25 नक्षत्र को मिला करके एक राशि बनती है, बराबर एक राशि। अब कैसे? देखो इसको ऐसे लेते हैं, एक राशि यहाँ, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण, ये हो गया एक नक्षत्र यहाँ तक। फिर दूसरा नक्षत्र हो गया, मान लो ये हो गया अश्विनी। अब यहाँ पे भरनी शुरू हो गया, तो भरनी के कितने चरण होंगे? एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण। अब यहाँ पर भरनी खत्म हो गया, अब यहाँ पर आ गया कृतिका। कृतिका के चार चरण, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण। अब ये आ गया यहाँ पर रोहिणी। रोहिणी के कितने चरण? एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण। ठीक है, रोहिणी के बाद आ गया हमारा मृगशिरा। इसके कितने चरण? एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण। अब यहीं तक मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अब 2.25 नक्षत्र ये कैसे कह रहे हैं? यानी कि ये तो हो गया एक नक्षत्र, ये हो गया दूसरा नक्षत्र, और तीसरे नक्षत्र का फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये मिला करके ये एक राशि के अंदर आएंगे। किसके अंदर? मेष के अंदर। चार एक के, चार एक के और एक, यानी कि एक राशि के अंदर 9 चरण आते हैं, 9 चरण। और केवल यहाँ नहीं, सभी जगह आएंगे। ये 3 चरण, ये 4 चरण, कितने हो गए? 7, और ये यहाँ से ले लिए 2, ये आएंगे हमारे वृषभ राशि के अंदर। क्लियर है? अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आप लोगों के लिए, अभी सर से जा रहा होगा ना? जा रहा है ना? हाँ जी मैम। मैम ये तो पता है कि 2.25, बट कैसे वो नहीं समझा। मैंने कहा था कि एक राशि के में 2.25 नक्षत्र लगभग रहते हैं। तो 2.25 का मतलब है कि देखो, अगर ये इतना लेते, हाफ लेते, तो ये 2.5 हो जाता। हम्म, तो एक ही लिया ना, इस वाली राशि, इस वाले नक्षत्र का एक ही पार्ट लिया, तो 2.25 हो गए ना। एक एक 2 हो गए, और इसका 2.25, तीसरे वाले का 2.25, तो कितने हो गए? 2.25 हो गए ना। ये पूरा यानी एक एक हो गया, राशि, ये एक एक है राशि ना। 3 नक्षत्र का कॉम्बिनेशन होगा क्या? नहीं, 3 नहीं कहेंगे ना, 2.25, हाँ सॉरी 2.25 2.25। कहेंगे ना। हाँ, 2.25 कहेंगे ना। वही तो मैं बता रही हूँ। ओ, देखो एक नक्षत्र अश्विनी हो गया, अश्विनी के चारों चरण चले गए, फिर भरणी के चारों चरण चले गए, क्योंकि है तो ये एक्चुअली में एक ही नक्षत्र ना, चरण ही तो उसके 4 हैं, बट है तो एक ही नक्षत्र, है ना। ऐसे ही अश्विनी भी पूरा एक नक्षत्र है, ऐसी कृतिका भी पूरा एक नक्षत्र है, ऐसी रोहिणी भी पूरा एक नक्षत्र है, सभी नक्षत्र एक एक है, लेकिन उसके अंदर उसके स्टेप्स है ना 4। तो अब ये कह रहे हैं 2.25, तो 2.25 का मतलब है एक पूरा ये, फिर एक पूरा ये, यानी कि 2 हो गए नक्षत्र, और इसका 1.25 पार्ट, क्योंकि अगर हम 2 लेते तो 2.5 हो जाता, है ना। अगर हम मान लो इन 2 में से बीच में से पार्टीशन करते तो ये हो जाता 2.5, इसलिए 2.25। तो यानी कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, या 9 चरण होते हैं, इस तरह से भी आप कह सकते हो। आप बताइए मुझे, ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो यस गया? मैम। दीपिका जी, मैम एक एग्जांपल देंगे क्या? इसका एग्जाम्पल राशि वाले का?
हाँ, अच्छा कैलकुलेशन समझा मुझे, बट एग्जाम्पल होगा तो और क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ। देखो इसको इस तरीके से लेते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ पर क्लियर है थोड़ा सा। प्रांशी जी आपको क्लियर है? मैम पूरा तो नहीं है। पूरा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, इसको फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? जहाँ नहीं आएगा मुझे बता हाँ देना। जी। हाँ, अब देखो इसमें यहाँ पर ओके। कैसे है, जैसे कि अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अश्विनी के 4 चरण, 1 2 3 4, ठीक है। भरनी के चारों चरण, 1 2 3 4, सबके पहले में 4 लिख लेते हैं, क्योंकि सभी के अंदर 4 चरण होते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए 2.25 नक्षत्र एक राशि के लिए। तो 2.25 कैसे बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 और ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा मेष राशि में जाएगा ये वाला पार्ट। मेष राशि को आप किसी को जब बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि मेष राशि के अंदर अश्विनी के 4 चरण आते हैं, भरणी के 4 चरण आते हैं और कृतिका का 1 चरण आता है। ओके, आप बता सकते समझ। हैं किसी को? हाँ, अब समझा मैम। अब समझ में आया ना? अब आगे हम्म, बता देती हूँ। अब ये कितने बचे आगे, 3 चरण ये हो गए, 4 चरण ये हो गए, 7 हो गए। हमको कितने चाहिए, हमको चाहिए 9। तो हम अगले वाले से ले लेंगे, मृगशिरा से। और ये वाला बन गया हमारा इस तरीके से 9 चरणों का एक और बन गया है, और इसको हम भेजेंगे वृष राशि के अंदर। ठीक है, तो वृष राशि के अंदर अब इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। अब हम इसको नहीं बोलेंगे, अब हम कहेंगे वृष राशि के अंदर रोहिणी सॉरी कृतिका नक्षत्र, कृतिका के 3 चरण आते हैं, रोहिणी के चारों चरण आते हैं, चारों, और मृगशिरा के 2 चरण आते हैं, तब जाकर के वृषभ राशि बनती है। क्लियर है? हाँ जी मैम, अब समझा। आप दोनों को भी क्लियर है, तीनों को, कृतिराम जी? यस हाँ जी मैम। मैम। ठीक है, अब हम जी आ मैम जाते क्लियर हैं है सर। मिथुन राशि पर। अब मिथुन राशि कैसे बनेगी, मिथुन राशि बनेगी, अब हमारे पास मृगशिरा के 2 चरण बचे हैं, आद्रा के 4 चरण बचे हैं, और पुनर्वसु के 4 चरण बचे हैं। तो 4 4 8, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, हम इन 2 को तो लेंगे ही लेंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे, इन 4 को भी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे 9 कंप्लीट यहाँ पर हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ले लेंगे यहाँ पर, इसको पुनर्वसु को छोड़ देंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट राशि में चला जाएगा, पुनर्वसु का 4था चरण। ठीक है, और इस तरीके से हम वो कर्क में चला जाएगा। ठीक है, और ये बन गया हमारा मृगशिरा के 2 चरण को मिलाकर के। कौन कौन से चरण है, अब इसको ऐसे भी काउंट करना है, 2 चरण नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे मृगशिरा का 3रा और 4था चरण। ये फर्स्ट चरण है, ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा। ठीक है, मृगशिरा का 3रा और 4था चरण, आद्रा के 1, 2, 3, 4था चरण, और पुनर्वसु के 1, 2 और 3 चरण। ऐसे बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे चारों चरण, नहीं, चारों चरण नहीं बोले जाते, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है।
ये आ गए हमारे मिथुन राशि के अंदर, इनको मिला करके बन गई हमारी मिथुन राशि। अब ये जो पुनर्वसु का चौथा चरण है, ये आगे के नक्षत्रों के साथ में जाएगा कर्क राशि में। इस तरीके से हम इनको बांटते हैं। अब क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, क्लियर है। नहीं क्लियर है। अब देखो, अब इनको अंश 30 डिग्री की एक राशि मैंने आपको बताई थी, एक राशि होती है 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री कैसे बनेगा? इसका मान हो गया 13 डिग्री 20 मिनट्स, इसका भी मान हो गया 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। जोड़ लो सबको, 13 डिग्री 20 मिनट्स एंड 13 डिग्री 20 मिनट्स, कितना हो गया भाई? 0 4 3 3 6 1 1 2 26 डिग्री 40 मिनट्स। अभी हमारे पास बचा है एक चरण, ये वाला, इसका मान है 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो 0 4 2 6 6 3 9 एंड 29। तो 29 60 को कभी भी 60 को कभी भी कंप्लीट नहीं माना जाता। जब 60 कंप्लीट हो जाता तो इसका एक यहाँ पर जुड़ जाता है, ये हो जाता है 30 डिग्री। तो एक राशि बराबर 30 डिग्री की होती है। इस तरीके से चारों चरणों को ऐड कर लेते हैं। क्लियर है? एक राशि का मान 30 डिग्री बताया था ना मैंने। एक भाव कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। क्लियर है यहाँ हाँ जी तक? मैम। हाँ मैम। सबको क्लियर है? कोई हाँ ऐसा जी है जिसको मैम। नहीं हुआ है? आज ज्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर आप लोगों के सर से निकलने लगेगा, ठीक है ना? ओके, अब बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पर? इसको अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि ये चीज हमें फलित में बहुत काम आने वाली है। जब हम एडवांस करेंगे उस टाइम पर बहुत काम आने वाली है, इसलिए अच्छे से करना, ठीक है ना? इसको ये नहीं सोचना है कि बस यहीं तक हो गया तो छोड़ देंगे। ओके, मैम इनको भी ऑर्डर वाइज याद रखना है क्या? इनको ऑर्डर वाइज ही याद रखना है। ज्योतिष की यही एक क्वालिटी कह लो, या यही एक मतलब बुराई कह लो, कुछ भी कह सकते हो, कि इसको जब हम जैसे करते हैं ना, हमको वैसे ही याद करना होता है। ओके। ठीक है, तो इसलिए इसको और आराम से करो। ऐसा कुछ नहीं कि पूरे 27-28 नक्षत्रों का मान नाम जो है आप लोगों को आज ही याद करना है। आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक योर टाइम, 8 दिन में करो, 10 दिन में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर लेना भाई, करना बहुत जरूरी है। ये चीज ध्यान रखना, नहीं करोगे तो ये समझ लो कि आधा ज्योतिष ही पढ़ पाओगे अगर नक्षत्र याद नहीं किए, क्योंकि नक्षत्रों के बिना मतलब आप ज्योतिष की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं बताती हूँ नक्षत्र करते क्यों हैं। नक्षत्र हम इसलिए करते हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ जो प्रिडिक्शन होती थी ना शुरुआत से, जब से ज्योतिष बना है वैदिक में, हमारे यहाँ सनातन धर्म में, वो हमारे नक्षत्रों से ही की जाती है। जैसे कि मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, है ना? तो आज भी हम जन्माष्टमी पर ये देखते हैं जो पंचांग वगैरह के थ्रू, कि रोहिणी नक्षत्र कब पड़ रहा है ना? अष्टमी हो, अष्टमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो। ठीक है, समझ रहे आप लोग मेरी बात? हेलो, यस मैम। ठीक है। ऐसे ही जो है उनके साथ में भी, राम जी के साथ भी इसी तरीके का देखा गया, इसीलिए जब राम मंदिर स्थापना की गई उस समय भी उसी नक्षत्र पर किया गया। जो राशियों का कॉन्सेप्ट आया वो बेसिकली आया अभी 300-400 साल पुराना। राशि कोई बहुत ज्यादा हमारे यहाँ नहीं चलती, राशि चलती है यूरोप में या फिर गल्फ कंट्रीज में। हमारे यहाँ पर जो नक्षत्र है, क्योंकि नक्षत्र जो है ना, आप देखो ना, उसको चरणों में बांटा गया है, यानी कि 6-6 घंटे के हिसाब से भी अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, राशि क्या है? राशि पूरा दिन रहती है। ठीक है, नक्षत्र जो है वो बहुत माइन्यूट कैलकुलेट करके दे रहा है हमको, कि वो बच्चा किस तरीके का एक्चुअल में हो सकता है ना? तो इसलिए नक्षत्र जो है बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशन करके देता है पूरे कुंडली की।
तो हम नक्षत्रों की कैलकुलेशन को ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। राशियां तो हमारे यहाँ अभी कुछ सालों से, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए और मुगल्स आए, उसके बाद से हमारे यहाँ राशियों का कॉन्सेप्ट आया है। अदरवाइज हमारे यहाँ राशियों का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लियर है मेरी बात? इसलिए नक्षत्र को देखना बहुत जरूरी होता है और उससे जो है कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है? जी मैम। हाँ जी मैम। जैसे मैम 8 बजे से नक्षत्र शुरू हुआ है मैम, तो एक नक्षत्र चलेगा 1 बजे तक का। तो जैसे 1 बजे से लेकर दूसरा नक्षत्र जो है 6 बजे तक रहेगा मैम। नहीं, दूसरा नक्षत्र नहीं चलेगा, उसी नक्षत्र का दूसरा चरण। हाँ, दूसरा चरण, सॉरी। 1 से 6 बजे तक ये रहेगा ना मैम? बिल्कुल हाँ, तो मतलब 1 बजे से ही गिनती करनी है उसकी। बिल्कुल 1 बजे से ही गिनती करनी। जी। और जैसे ये सूर्योदय से स्टार्ट होता है, कैसे होता है? वो अलग चीज है, वो मैं आपको आराम से बताऊंगी। वो जी। सूर्योदय से तिथि शुरू होना, नक्षत्र नहीं देखते उसमें, बेसिकली तिथि देखते हैं ना कि एकादशी तिथि कब से है, आज भी पड़ रही, कल भी पड़ रही है, तो कब देखेंगे जी हम? जी देखेंगे जो सूर्योदय के साथ में जब वो तिथि है अगर, तब उस तिथि को मानते हैं। जी। ठीक है ना? क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो रात को 12 बजे से शुरू नहीं होता है, हमारे कॉन्सेप्ट सूर्योदय के साथ में शुरू होता है। हाथ में होता है। दिन का जो कॉन्सेप्ट है, बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, वो सूर्योदय के साथ शुरू होता है। ठीक है ना? जी। ठीक है, क्लियर है सबको? जी मैम। यस मैम। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल भी आपकी क्लास होगी, तो कल भी सब लोग अवेलेबल रहना। एंड यस, आज का पूरा रिवीजन करके आना। कुछ क्वेश्चन होंगे उन्हें सर्च कर लेना, मुझे बता देना, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ठीक है? ओके, जी मैम। जी जी। यस। चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। गुड नाइट। राधे राधे।